हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाई आइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम नीट के 5वां लेक्चर डिस्कस करेंगे। 10 कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा था अपना केमिस्ट्री का, जिसमें हम 10 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के डिस्कस कर रहे थे। वो सारे PYQ थे, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे, 10 चैप्टर के होंगे, और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नई बात सिखाएगा। तो इन क्वेश्चनों के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाता था और आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाते थे। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चन को आज स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और आपको ट्रिक टेक्निक जो भी होगा इन क्वेश्चनों के थ्रू बताएंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। लगभग आपको 25 से 30 मॉडल पेपर बना रहे हैं, गेस मॉडल पेपर नीट 2025 के लिए, जिसमें प्रॉपर एनालिसिस के बाद हम बना रहे हैं, मैं और बॉबी सर मिलके। तो वो क्वेश्चन अगर आप डिस्कस सॉल्व कर लोगे, सबसे पहले मैं PDF शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, आप उसको सॉल्व कर लेना और फिर नेक्स्ट डे वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपके जो 2025 का पेपर होने वाला है उसी से क्वेश्चन मिलते जुलते आएंगे, है ना। और एक चीज़ और बता दूँ, नीट के 1994 या 1989 से जब तक कि 2024 तक की, जब तक की पॉसिबिलिटी है, ऑलमोस्ट हमने सारे ही क्वेश्चन चैप्टर वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे 1 महीने पहले, मतलब नीट एग्जाम के 1-2 महीने पहले। ठीक है, पूरा हर एक टॉपिक वाइज, चाहे 2 घंटे का वीडियो 3 घंटे का, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो वो भी करेंगे। तो फिलहाल आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि बोर रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n = 1 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या देखना है, देखिए, अगर कभी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो वहाँ पे n = 2 होता है, ग्राउंड स्टेट बोलता है तो n = 0 होता है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रेडियस और एक्साइटेड स्टेट जो भी ये गिवन है इसमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो जो रेडियस होता है बोर ऑर्बिट के लिए, बोर हमेशा जो बोर थियरी थी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए थी, हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए, है ना। तो आर का जो रिलेशन होता है वो होता है n²। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² डिवाइड बाई जेड। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब देखो, यहाँ पे हमें पता है कि आर इनवर्स रिलेशन रखता है जेड से, यहाँ पे फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है। तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे कि R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, Z2/Z1, है ना, मल्टीप्लाइड बाई N1 का स्क्वायर डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हो जाएगा, है ना। जो जेड है इनवर्स में है तो इसलिए उसको Z2/Z1 कर दिया, और जो डायरेक्टली है उसको N1/N2 यहाँ पे लिख सकते हो, N1/N2 लिख लो। अब आप फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दो भाई। फॉर्मूला में आपको पता होना चाहिए, देखिए आपके पास यहाँ पे जो R1 है वो गिवन है, क्या गिवन है भाई, R1 आपके पास गिवन है, और Z2 और Z1 जो है वो तो अपने पास एक ही हो जाएगा। जो Z है भाई वो हाइड्रोजन स्पीसीज के लिए वो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लेकिन आप अगर R1 आपके पास यहाँ पे कितना गिवन है, R1 देखोगे तो 0.530 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो आप वैल्यू पुट कर लो 0.530 डिवाइड बाई R2, और आपके पास Z2/Z1 1 हो जाएगा। N1 की वैल्यू गिवन है आपके पास, कितना गिवन है, 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे गिवन है N1 की वैल्यू, और N2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 गिवन है तो 2 का स्क्वायर कर दो, है ना, 2 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे जब R2 आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4, ये 2 स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0.530। तो R2 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, 2.120 एंगस्ट्रॉम में। ये फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में देता है, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, ये नीट का PYQ ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज हैव अ सेम बॉन्ड ऑर्डर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है। बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, 15 से 20 मिनट का वीडियो है। अगर उस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको कभी भी इन सब चीज़ों से डाउट नहीं आएगा, रिलेटेड डाउट नहीं आएगा। तो वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देख लेना। ट्रिक ही है भाई, बस 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो हालांकि ट्रिक यहाँ एक बार मैं डिस्कस कर ही देता हूँ थोड़ा सा। अगर कभी आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो, देखो ट्रिक क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन हो, और यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख लो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बस आपको याद करना है
ठीक है। मेन आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर याद कर लो, बाकी आपके पास अपने आप चला आएगा। कैसे? अब देखो इसके आगे अगर 15 इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज करते जाओ। 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5। ऐसे ही अगर मान लो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है। और यहाँ पे मान लो ऐसे अगर आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे डिक्रीज करते जाओ 0.5 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 और 11 के लिए 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 1। ठीक है, यही ट्रिक होता है। बाकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी वहाँ पे आप देख लेना। तो आपसे पूछा था सेम बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा, तो पहला ऑप्शन चेक करते भाई। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है कौन से वाले में, CO और NO केस में, CO और NO का केस निकाल लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये है 6, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना है 7 है और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये 15 है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 15 का 2.5। ये तो भाई सेम नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, O2 और NO प्लस। O2 का हो जाएगा 16 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 8, 2 का 16, और यहाँ पे 8 और ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लो, CN माइनस और CO है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है भाई 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है, एक है नेगेटिव तो मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 और ये 8 हो जाएगा, तो इसका भी 14, इसका भी 14, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका भी 3, इसका भी 3, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये। इस क्वेश्चन में बोला था कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। भाई आइसोथर्मली गिवन है, तो सबसे पहले मेन चीज़ें जो गिवन है उसे आप नोट करके लिखा करो। क्या बोला है आइसोथर्मली। अगर आइसोथर्मली गिवन है इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो भाई, आइसोथर्मली कि डेल्टा टी क्या है भाई कांस्टेंट है, या आप बोल सकते हो जीरो, डेल्टा टी कांस्टेंट है, या आप जीरो बोल लो। तो और डेल्टा यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है ना, जीरो हो जाएगा आप ये बोल लोगे। तो फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम टू 1 लीटर टू द डेल्टा ई, डेल्टा ई मतलब इंटरनल एनर्जी को ही डेल्टा ई बोलते हैं और डेल्टा ई बोलते हैं, है ना। तो पूछा है तो भाई अगर टेम्परेचर जीरो हो तो डेल्टा ई भी जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये। इसमें बोला था द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन 2-3-10, ठीक है भाई 2-3-10 गिवन था एट 300 केल्विन, डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या गिवन है नोट करके लिख लो। इक्विलिब्रियम आपको कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। आपके पास एक रिएक्शन है A B से C और D बन रहा है, तो आपके पास अगर Kc लिखोगे इसके लिए तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन पता ही है, प्रोडक्ट में जो है उसका कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट में है उसका कंसंट्रेशन, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा C आपके पास यहाँ पे कितना है, जो C है वो गिवन है भाई 10 गिवन है, देख लो यहाँ पे ये 10 है A B C, और D आपके पास 6 है, तो 10 × 6, और स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन जो होता है वो पावर में लगा दे, तो 1 है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। और आपके पास यहाँ पे क्या लिख लोगे 2 × 3 है, तो जो Kc आ गया आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो आ गया 10 आ गया। अब देखो आपके पास जो डेल्टा जी नॉट का रिलेशन होता है वो, या डेल्टा जी नॉट बराबर जो फॉर्मूला आता है इक्विलिब्रियम में -2.303 होता है, और उसके बाद क्या होता है एन नहीं होता RT होता है, और लॉग के इक्विलिब्रियम लिख लो या Kc लिख लो, ठीक है। तो बस फॉर्मूला पुट कर दो, 3 × R की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है, टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन गिवन है, और log 10 आपके पास log 10, ये Kc की वैल्यू 10 है, K इक्विलिब्रियम आप बोलो, तो 10 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, तो आपके पास ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा इतना कैलोरी आ जाएगा, है ना। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, B दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये सॉल्युबिलिटी बेस्ड। तो देखिए क्या किया, सॉल्युबिलिटी ऑफ M2S टाइप सॉल्ट इज इतना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखना भाई, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या गिवन है M2S टाइप सॉल्ट गिवन है, इसकी सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है, तो इसको ब्रेक करके लिख लो। M2 है तो 2M प्लस हो जाएगा, और सल्फर पे आपके पास S2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे आपके पास सॉल्युबिलिटी कितना था, अगर सपोज करो यहाँ पे आपके पास S है,
ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा एक ही है, तो यहाँ पे s हो जाएगा। तो आपके पास इसके पास सॉल्युबिलिटी जो गिवन था वो कितना था भाई, वो समझाने के लिए था यस 3.5 इंटू 10⁶ गिवन था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.5 इंटू 10⁶ हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁶ हो जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या बोला, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, KSP। अगर आप KSP लिखना चाहोगे यहाँ पे तो KSP क्या हो जाएगा भाई, मान लो m प्लस था तो m प्लस का आप स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 था यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आप क्या करोगे, S2 माइनस था तो उसको केवल एक ही है, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है तो इसको 1 लिख लो, बस आप इसको सॉल्व कर लो भाई। तो यहाँ पे m2 प्लस के पास आप क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लोगे इसको 2 जो गिवन है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 0 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, और S2 माइनस का लिख लोगे 3.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये आपके पास जब कैलकुलेट कर लोगे इसे तो आपके पास जो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा KSP बराबर वो हो जाता है 1.71 इंटू 10⁻⁻16 m³ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन सा दिख रहा है, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये बोला है हाइपर कंजुगेशन ऑकर इन। तो हाइपर कंजुगेशन ऑकर इन के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, जो कॉन्सेप्ट है अपना ये है कि आपके पास sp2 हाइपर कंजुगेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन होना चाहिए, और उससे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोजन। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पे देख लो कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, sp2 है, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे sp2 है, ये तो देखोगे ही नहीं, sp3 देखोगे, यहाँ पे sp3 है पर कोई भी नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आपके पास नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये भाई तो करेगा ही नहीं। यहाँ पे देख लो ये आपके पास है sp2 है, और ये आपके पास है sp3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक लगा है, तो आपके पास ये शो करेगा। बस ये होता है कॉन्सेप्ट। बाकी GOC में आप देख लेना डायरेक्ट। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक, देखो कभी भी अगर बेंजीन रिंग गिवन है, क्या बेंजीन रिंग गिवन है, ध्यान देना, बेंजीन रिंग अगर गिवन है और इस पर एक ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इस पर अटैक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, तो अगर आपके पास जो G ग्रुप लगा है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जैसे कि +M +H +I, तो वहाँ पे रेट हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, रेट इंक्रीज कर जाता है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो आपके पास ये जो ग्रुप है ये डियर आपके पास +M इफेक्ट लगा रहा है, अगर +M +R में दिक्कत है तो GOC देख लेना, कभी डाउट नहीं होगा, जीरो से। और ये आपके पास -I और -M लगाता है, ये तो डीएक्टिवेटिंग होता है। तो रेट जो हो जाएगा सबसे फास्ट हो जाएगा A वाले में हो जाएगा, सबसे फास्ट A में, फिर B में, और फिर C में। C तो भाई डीएक्टिवेटिंग है एकदम, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपको कैसे देखोगे, तो भाई कभी अगर कार्बोकैटायन आए तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, +I +H +M एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस से बढ़ती है, और बैक बॉन्डिंग से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखना, ठीक है, फिर आपके पास क्या देख लेना, बैक बॉन्डिंग देख लेना, फिर आप रेजोनेंस देख लेना, फिर हाइपर कंजुगेशन देख लेना, फिर इंडक्टिव देख लेना, वो भी प्लस वाले। ये ऑर्डर आप लगा देना। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन क्या होता है sp2, और sp2 के बगल में क्या होना चाहिए, sp3 है तो अल्फा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी sp3 है, और sp3 से कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन और स्टेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाले आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपके पास, नहीं 4 नहीं, ये 3 इधर हैं आपके पास, 2 इधर हैं आपके पास, एक इधर है, एक इधर है, तो टोटल कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपके पास ये कितना है भाई,
ये 5 है ना, आपके पास लिख लेना यहाँ पे 5। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो आपके पास यही है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, डी वाला मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म जो होता है समथिंग लाइक हाइपर कंजुगेशन होता है, मतलब sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और यहाँ पे जो sp2 होता है कार्बन, वो कार्बोनिल ग्रुप को वाला होता है, कार्बोनिल ग्रुप वाला होता है। यही कॉन्सेप्ट था। तो देखो यहाँ पे ये sp2 तो है, ये sp2 तो है, और ये भी आपके पास sp3 भी है, लेकिन ये कैसा है, ब्रिज है। ब्रिज पे कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं देखते हैं, तो ये वाला आपके पास नहीं होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ये ब्रिज है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन है और ये आपके पास sp2 भी है, और ये कैसा है, sp3 है और हाइड्रोजन भी। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड सही हो जाएगा, जिसमें टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। मतलब आपके पास अगर कोई एटम है, उसके पास लोन पेयर है, तो वो क्या बोल रहा है, ये लोन पेयर ईजिली डिफ़िकल्ट कहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी इसे देने में। सिंपल बोल रहा है, डिफ़िकल्ट टू डोनेट लिख लो, डोनेट, सिंपल सी बात है। तो जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे डोनेट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। देखो अब यहाँ पे CH3 है, ये लोन पेयर है, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये तो देगा, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। यहाँ पे आपके पास ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी प्लस आई, ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है भाई, ये भी अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है। और यहाँ पे जो है फिनाइल ग्रुप है, ये भाई इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, रेजोनेंस, मतलब ये भाई डीलोकेलाइजेशन में जा रहा है। तो यहाँ पे भाई ये अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो अवेलेबल ही नहीं तो डिफ़िकल्ट टू प्रोटोनेट हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसे बता देता हूँ और फिर आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आपसे बोला था मैंने हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बोला था, सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है। अगर ये 4 आता है तो sp3, 3 आता है तो sp2 और 2 आता है तो sp। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर कितने हैं, 0, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जा रहा है डियर, इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो इसको काउंट नहीं करना। तो 3 बराबर आ गया, मतलब sp2। एक क्वेश्चन और था आपके पास ये वाला, आपसे बोला था फिर इसमें बताइए क्या हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, सिग्मा बॉन्ड अगर देखोगे तो 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर कितना है, 1। यहाँ पे ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है भाई, तो ये 3 है, 3 मतलब sp2 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देते हैं, HW आप करके बताना। मान लीजिए आपके पास है ये एक कंपाउंड है, ये ठीक है, इसमें बताना कायरल सेंटर कितने हैं, क्या कायरल सेंटर कितने हैं, ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव, ये बताना है, ठीक है। कमेंट करना, बाकी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। ये PDF आपको लिंक में मिल जाएगा।